आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से क्या गलती हुई ऐसी जो उन्हें पद छोड़कर भारत के लिए आना पड़ा? क्या वजह रही? क्या ये राजनीति है? क्या ये वाकई बांग्लादेशी लोगों का एक संघर्ष था? क्या वाकई वो तानाशाह बन गई? क्या राजनीति और विदेशी ताकतें उनको ऐसा करने पर मजबूर किया है? देखते हैं इस वीडियो में कि हुआ क्या है आखिर। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू मामलों की। घरेलू मामलों को लेकर हुआ क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक भाषण उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। इसमें दो तीन शब्द हैं, रजाकार, पाकिस्तान, आरक्षण और राजनीति। लेकिन हुआ क्या, इसको आपको समझाते हैं पूरी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब अंतरिम सरकार वहां कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने सोमवार को घोषणा की कि हसीना के देश छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच सेना ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, कृपया सहयोग करें। इस बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है। हालांकि भारत में जैसे ही वो भारत में पहुंची अगरतला हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद उनको भारतीय वायुसेना के जहाज से दिल्ली लाया गया, हिंडन एयरपोर्ट जो यूपी का है, आर्मी बेस, वहां लाया गया और उसके बाद अजीत डोभाल वहां पहुंच जाते हैं। अजीत डोभाल उनसे बात करते हैं और फिर रास्ते के जरिए उन्हें दिल्ली ले आया जाता है। लेकिन उस वक्त शेख हसीना को भारतीय जो फाइटर पायलट थे वो उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। भारत के दो जेट पूरे समय शेख हसीना के साथ रहे जब से वो अगरतला से दिल्ली पहुंची। लेकिन भारत के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। भारत क्या कर सकता है ये भी देखेंगे। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 76 वर्षीय बेटी हसीना 2009 से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस दक्षिण एशियाई देश की बागडोर संभाल रही हैं। इस साल जनवरी में हुए 12वें आम चुनाव में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इससे बांग्लादेश में किसी मुद्दे पर सहमति बनने की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। लेकिन आरक्षण को लेकर जो चल रहा था खेल, उसके बाद क्या हुआ, उसमें हाई कोर्ट ने किस तरह से भूमिका अदा की। शेख मुजीबुर रहमान ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग देश बनाने का स्वतंत्रता संग्राम चलाया था। शेख हसीना उनकी बेटी है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को अलग से नौकरियों में आरक्षण मिला था। बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध लंबे अरसे से हो रहा था, मगर सन 2018 में देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार ने उच्च श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण रद्द कर दिया। 5 जून 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस साल सरकार के आरक्षण रद्द करने के सर्कुलर को अवैध बताया। कोर्ट के इस फैसले से स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण फिर से लागू होता है। इसके बाद बांग्लादेश में फिर से प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि हाई कोर्ट के बाद शेख हसीना का एक भाषण उनके लिए जी का जंजाल बन गया। बांग्लादेश हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शेख हसीना से चूक ये हो गई कि उन्होंने इसका समर्थन कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्ती करनी शुरू कर दी। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान दे दिया कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए। इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने रजाकार शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमान सूचक था। अब आपको बताते हैं दोस्तों, ये रजाकार कौन थे, किस तरह से रजाकारों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां कत्लेआम किया था। बांग्लादेश में रजाकार एक अपमानजनक शब्द है जिसके पीछे बदनामी का इतिहास है। सन 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाले बांग्लादेश के लोगों पर भारी अत्याचार कर रही थी। तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान वॉलेंटियर फोर्स बनाई थी। कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा समर्थित पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने स्वतंत्रता संग्राम को दबाने और लोगों को आतंकित करने के लिए 3 मुख्य मिलिशिया बनाए। ये मिलिशियाओं ने ही मिलकर पाकिस्तानी सेना के साथ वहां कत्लेआम किया था। ये मिलिशिया थे रजाकार, अल बद्र और अल शम्स। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के समर्थन से इन मिलिशिया समूहों ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, बंगालियों के खिलाफ बलात्कार, हत्या, प्रताड़ना जैसे वारदातों को अंजाम दिया। ये पृथक बांग्लादेश के गठन के विरोधी थे। लेकिन शेख हसीना ने ये गलती कर दी और इसी गलती को लेकर जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसे भुना लिया। शेख हसीना के इस बयान पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए। छात्रों ने
शेख हसीना की ओर से दिए गए रजाकार के संदर्भ को लेकर ही उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी अब नारे लगा रहे हैं, तुई के अमी के रजाकार रजाकार, की बोलचे सैराचार सैराचार। इसका अर्थ है तुम कौन मैं कौन, हम रजाकार रजाकार, कौन कह रहा है तानाशाह तानाशाह। यह नारा पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई के दौरान बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एक प्रतिष्ठित नारे से लिया गया है। सन 1968 से सन 1971 के बीच बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने पाकिस्तान, उसके सशस्त्र बलों और उसके समर्थकों के खिलाफ इस तरह के कई नारे दिए थे। उनमें से एक नारा जाना माना नारा था, तुम्ही के अमी के बंगाली बंगाली, तुम कौन हो मैं कौन हूं बंगाली बंगाली। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बंगाल की पहचान और स्वतंत्रता की मांग के लिए आम नागरिकों को प्रेरित करना। खुद के लिए एक बदनामी वाली उपमा रजाकार का उपयोग करके वास्तव में प्रदर्शनकारी छात्र शेख हसीना के बयान पर पलटवार करके खुद को पतित बता रहे हैं। हालांकि वास्तविकता यह भी है कि शेख हसीना ने छात्रों को रजाकार नहीं कहा था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना रजाकारों से करके व्यंग के जरिए अपनी बात न्याय संगत साबित करने की कोशिश की। जब ढाका की सड़कों पर नारे गूंजने लगे तो शेख हसीना ने एक समारोह में उन पर प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन छात्रों का कहना है वे खुद को रजाकार कहलाने में शर्म महसूस नहीं करते। वे नहीं जानते कि पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना और रजाकार वाहिनी ने देश में किस तरह से अत्याचार। छात्र कहते हैं कि अमानवीय अत्याचार और सड़कों पर पड़ी लाशें नहीं देखी, इसलिए वे खुद को रजाकार कहलाने में शर्म महसूस नहीं करते। हमारा एकमात्र लक्ष्य मुक्ति संग्राम की भावना को स्थापित करना है। सैकड़ों हजारों शहीदों ने खून बहाया, जबकि हमारी लाखों माताओं बहनों के साथ रेप किया गया। हम उनके योगदान को नहीं भूलेंगे, हमें इसे ध्यान में रखना होगा, ये वहां के आंदोलनकारी छात्र कहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का नाम आने लगा है। खालिदा जिया की पार्टी सहित कट्टरपंथियों का छात्रों को सहयोग मिलने लगा और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी कट्टरपंथियों के जरिए इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे करीब 300 लोगों की इस आंदोलन में मौत हो गई। इससे सेना ने भी शेख हसीना से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया और आर्मी चीफ ने बयान दिया कि सेना द्वारा आगे कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी। सेना ने कहा कि यदि सत्ता का परिवर्तन गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ तो बांग्लादेश केन्या जैसा बन जाएगा। सेना कहती है ये देश में 1971 के बाद सबसे बड़ा और हिंसक विरोध प्रदर्शन है। इसके बाद छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री हसीना की बातचीत की पेशकश ठुकरा दी। इससे तनाव और बढ़ गया। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि आर्मी ने शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सरकार की कमान संभाल ली है। आर्मी ने शेख हसीना को जान से बचाने की खातिर 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने को कहा था। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने बताया कि हसीना के देश छोड़ने के बाद अब आर्मी शांति से सरकार चलाएगी, जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा। शेख हसीना बतौर पीएम हिंसा को लेकर भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं दिया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है सेना के नोटिस के बाद ही शेख हसीना से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जान बचाने के लिए वो महफूज जगह की तलाश में देश से रवाना हो गई। लेकिन अब जो लोग सरकार चलाएंगे उनके कुछ के नाम सामने आ रहे हैं कुछ सूत्रों से। हमारे इस अंतरिम सरकार में सलीमुल्लाह खान जस्टिस रिटायर MA मतीन, प्रोफेसर आसिफ नजरुल, रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अब्दुल वहाब मियाँ, रिटायर जनरल इकबाल करीम, रिटायर मेजर जनरल सैयद इफ्तिखारुद्दीन, डॉक्टर देवप्रिय भट्टाचार्य, मतीउर रहमान चौधरी, रिटायर ब्रिगेडियर जनरल M सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन लिजुर रहमान और रिटायर जस्टिस MM मतीन शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से खालिदा जिया को राष्ट्रपति ने जेल से बाहर कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि खालिदा जिया अगली प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि शेख हसीना की सत्ता परिवर्तन या कि सत्ता से बेदखल करने के पीछे चीन का हाथ भी हो। आप सबको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले शेख हसीना भारत आई थी और उसके बाद चीन गई थी और चीन का दौरा बीच में ही छोड़कर वो वापस आ गई थी। और चीन का दौरा बीच में छोड़ने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वो भारत और चीन दोनों के साथ मिलकर काम करें। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये समझ नहीं आता कि चीन की सरकार ने आखिर क्या सोचकर ऐसा किया, क्योंकि उस दिन तक चीन की सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ दोस्ताना रिश्ते दिखा रही थी और ऐसे बयान भी दे रही थी। चीन से वापस आते ही शेख हसीना ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया था। शेख हसीना का कहना था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वह चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। इस बीच भारत और चीन से हसीना सरकार के संबंधों को लेकर बांग्लादेश में ही सवाल उठा रहे थे कुछ लोग।
इस पर शेख हसीना ने कहा था, चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं। इससे पहले मैं भारत दौरे पर गई थी, तब कहा गया था कि मैंने देश भारत को बेच दिया, मैं चीन गई तो कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। शेख हसीना के भारत और चीन पर दिए गए बयान के अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि शेख हसीना सत्ता से बेदखल कर दी गई। 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के इतिहास में बदलने वाला साबित। आरक्षण पर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। वो एक सैन्य विमान से दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। इसके बाद ऐसी खबरें आई हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। लेकिन बांग्लादेश में मची इस उथल पुथल के बीच ये पूरा घटनाक्रम महज आरक्षण पर टिका था। इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि जो बांग्लादेश में हुआ है उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त हर्ष श्रृंगला न्यूज एजेंसी ANI से कहते हैं, आप उन विदेशी ताकतों के शामिल होने की बात से इनकार नहीं कर सकते जो बांग्लादेश के हितों से और साफ तौर से हमारी सुरक्षा हितों के खिलाफ। हालांकि हर्ष इसके पीछे कुछ आर्थिक कारणों को भी जिम्मेदार ठहरा। एक दौर था जब बांग्लादेश की सेना का वहां प्रभुत्व था, लेकिन अभी दशकों से वो सत्ता में नहीं है। अब प्रदर्शन के बाद पैदा हुए हालात में सेना सामने आ गई है और देश में स्थिरता की बात कर रही है। लेकिन सेना का इस तरह से इशारा करना क्या प्रदर्शित कर रहा है? कई एक्सपर्ट कहते हैं कि आज सेना इसलिए सामने आई क्योंकि सिर्फ वही है जो हालात को नियंत्रण में ले सकती है। श्रीलंका में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर भी राष्ट्रपति आवास पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आर्मी चीफ ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थिरता लाएंगे और इसके बाद चुनाव कराएं। लेकिन क्या सेना वाकई चुनाव करा पाएगी? देखना यह होगा कि सैन्य ताकतें क्या लोकतंत्र को खत्म कर देंगी या फिर वहां कट्टरपंथी ताकतें काबिज हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत पर इसका क्या असर होगा। शेख हसीना इस वक्त भारत में है और बांग्लादेश में ये सब हालात होने के बाद भारत में भी कुछ घटित हो सकता है। भारत हमेशा बांग्लादेश में स्थिरता चाहता है और स्थिरता ही भारत के लिए अच्छा है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत हमेशा चाहता है बांग्लादेश समेत उसके पड़ोसी स्थिर हों और वहां पर लोकतंत्र बना रहे। यह चाहत भारत की भी है। भारत की कोशिश स्थिरता लाने की। सियासत से इतर भारत के बांग्लादेश के साथ कारोबारी रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए। ऐसे में बांग्लादेश में मची हलचल पर भारत की पूरी नजर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर से लेकर अन्य अधिकारी शामिल थे। तो भारत पूरी नजर बनाए हुए है क्योंकि जो विदेशी शक्तियां हैं उन्होंने अपना गेम शुरू किया और वो गेम में ऐसा माना जा रहा है कि वो गेम में कामयाब हो गई। लेकिन भारत को देखना होगा कि शेख हसीना और लोकतंत्र बांग्लादेश में रहना बहुत जरूरी है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें और कुछ देशों की कठपुतली सरकारें वहां बैठ गई तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है।